गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है पायलट प्रोजेक्ट टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन। तो जो आपका कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट जो भी रिसेंटली बनाया गया था एनसीआर रीजन में, उन्होंने जो है एक एनजीओ एयर पोल्यूशन एक्शन ग्रुप एनजीओ के साथ मिलकर एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया था दिसंबर 2020 में, ताकि इस रीजन में एयर पोल्यूशन को कॉम्बैट किया जा सके। तो इस पायलट प्रोजेक्ट को अब जो है वो रिव्यू किया गया है भी सितंबर 2021 में, और देखा गया है कि बहुत ही अच्छा इससे रिजल्ट देखने को मिला है। तो पहले तो सिर्फ साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ मिलकर ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा था। अब प्लान किया जा रहा है कि आने वाले जो है 27 अक्टूबर, जो मतलब कि आज के दिन ही से जो है दिल्ली के जो बाकी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं वो भी इसको जो है वो इनकॉर्पोरेट करेंगे। और अब से ये प्रोजेक्ट जो है वो सारी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस मिलकर जो है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट और इस एनजीओ के साथ मिलकर ये अपने सारी एरियाज़ में चलाएंगे। ठीक है। अब इस प्रोजेक्ट में क्या है कि एक तो सेंसिटाइजेशन एक्सरसाइज की जाती है, ग्राउंड लेवल ऑफिशियल्स को बताया जाता है कि कैसे वो एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। फिर थर्ड पार्टी सर्वे कराए जाते हैं ताकि एयर पोल्यूशन लेवल्स को के ऊपर नज़र रखी जा सके कि कौन सा जो है एरिया में एयर पोल्यूशन लेवल जो है वो बढ़ रहा है। फिर एलोकेशन ऑफ इश्यूज़, जो कि इश्यूज़ आइडेंटिफाई किए जाते हैं वो जो है पर्टिकुलर एजेंसीज जिनसे वो इश्यूज रिलेटेड हैं उनको जो है वो टैग किए जाते हैं, और कहा जा और आइडेंटिफाई किया जाता है कि इन इश्यूज़ को कैसे रिजॉल्व किया जाएगा। फिर ग्राउंड लेवल रिपोर्टिंग की जाती है रेजोल्यूशन के लिए, ताकि अथॉरिटीज़ जो है वो ग्राउंड लेवल पर जो है रेजोल्यूशन दे सकें जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। फिर एक स्मार्ट सिटी 311 नाम से एक ऐप है, वहाँ पर उस पर कंज्यूमर्स जो है या फिर जो रादर सिटीजन्स जो होते हैं, कंज्यूमर्स तो नहीं, सिटीजन्स जो होते हैं, वो कोई भी कंप्लेंट रेज करते हैं अगर एयर पोल्यूशन से रिलेटेड, तो उनकी जो है रिड्रेसल का काम इसी के थ्रू ही किया जा रहा है। फिर इस पूरे प्रोसेस को रिव्यू करने का काम, ऑन ग्राउंड सर्वे करने का काम, कैसे हाई स्टैंडर्ड्स मेंटेन करें, ये सारी चीज़ें भी जो है इसी पायलट प्रोजेक्ट में देखी जा रही हैं। और ऑब्जेक्टिव क्या है? एयर पोल्यूशन को रोकना, खासकर विंटर के सीज़न में जब जो है इस रीजन में एयर पोल्यूशन की जो है समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसमें क्या क्या चीज़ों के ऊपर जो है वो फोकस रखा जाएगा? मेजर पोल्यूशन साइट्स जो होती हैं, जैसे कि आपकी गार्बेज डंप साइट्स, ओवरफ्लोइंग ढलाव। ढलाव क्या होते हैं? जैसे आपके चार दीवारी बना दी जाती है ना, या तीन दीवारी जिसको खास कर कहेंगे, जिसके अंदर आप कूड़ा डालते रहते हो, कहीं वो ओवरफ्लो तो नहीं हो रहा? और अगर ओवरफ्लो हो रहा है फिर वो आपके इन्वायरमेंट को खतरा करेगा, तो इसलिए उन सब पे भी नज़र रखा जाता है। बर्निंग ऑफ गार्बेज पे नज़र रखी जाएगी, कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन साइट्स वगैरह वगैरह, बहुत सारी ऐसी चीज़ों के ऊपर ये जो है पायलट प्रोजेक्ट नज़र रखेगा। ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश. Pilot project to control air pollution. So, Commission for Air Quality Management in NCR and adjoining areas has joined hands with an NGO, APAG, that is Air Pollution Action Group, and they started a pilot project to combat air pollution in the NCR region in December 2020. So, as this was just a pilot project, it was initially launched in the South Delhi Municipal Corporation area, but now after a review in September 2021, this has been decided that the project was successful, and now it has been after the consultation with New Delhi Municipal Corporation, North DMC, East DMC, etc. It has been decided that this program will also be extended to almost all the areas of Delhi, because most of the areas of Delhi will be covered under this platform now. Okay, so this will help to identify, allocate, and give resolution of air pollution related activities, and this will go live on from today only. And how this project has performed, so almost 95% of the issues which lead to air pollution have been resolved by this program. So certain activities are performed under this program. So it's like a sensitization exercise which helps ground level officials to understand the issues which are related to air pollution and how they can help or contribute by themselves to combat this issue. A third party survey is conducted so as to monitor the levels of spike in air pollution. Allocation of all issues from ground level are identified, and these issues are tagged to the concerned agencies for the redressal. Ground level reporting of resolution by issues of concerned authorities are raised,
and there is an app called Smart City 311 app, and this app is further enhanced so that citizens can raise complaints and the resolution can be provided to them. Okay, so there is also a procedure of review process, so the entire pilot project is reviewed and how it is performing, what is the on ground situation, all this is taken care of through this review process, and that's why this project has come out to be a success. So which areas will this project focus upon? So about it will focus upon major pollution sources like garbage dump sites, overflowing dhalaus, burning of garbage, construction and demolition sites, etc. All these areas from where you can expect that there would be air pollution, so all these areas are addressed. So now let us see the next topic, which is आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन. तो पीएम मोदी जो है वो वाराणसी में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में इंडिया की लार्जेस्ट स्कीम जो कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है वो लॉन्च करने लगे हैं, आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, जो कि अर्बन और रूरल एरियाज़ में रॉबस्ट पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात करता है. ठीक है, तो इसमें आइडेंटिफाई किया गया है कि 10 हाई फोकस स्टेट्स हैं जहां पर 17,788 रूरल हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स हैं जिनको और ज़्यादा एनहांस करने की ज़रूरत है. 11,000 से ज़्यादा न्यू जो है वो अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बनाने की भी बात की जा रही है इसमें. और जो भी गैप्स हैं आपके पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो खासकर जो क्रिटिकल केयर फैसिलिटीज़ में और प्राइमरी केयर में, बोथ रूरल और अर्बन एरियाज़ में, उन दोनों को एड्रेस किया जाएगा. फिर क्रिटिकल केयर सर्विसेज, जो आपकी ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें 5 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है, वहाँ पर क्रिटिकल केयर सर्विसेज को और ज़्यादा जो है वो एक्सेस उसका लोगों को मिल सके, ये इंश्योर किया जाएगा. फिर एक्सक्लूसिव क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल्स बनाए जाएंगे, हॉस्पिटल ब्लॉक्स बनाए जाएंगे और रेफरल सर्विसेज बनाई जाएंगी बाकी के डिस्ट्रिक्ट्स में. फिर इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स बनाने की बात की जा रही है सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, और सारी जो है आपकी टेस्टिंग फैसिलिटीज़, जो आपकी डायग्नोस्टिक सर्विसेज होती हैं, वो इन्हीं लेबोरेटरीज़ के थ्रू जो है वो देने की बात की जा रही है. और इसके अंदर मिशन के अंदर और इस मिशन के अंदर और भी प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि आपका डिसीज़ सर्वेलेंस सिस्टम, जैसे कोरोना वगैरह जैसी कोई डिसीज़ हो जाती है तो उस पर हम शुरू में ही एक पैनी नज़र जिसको हम कह सकते हो, तो पैनी नज़र रखने के लिए डिसीज़ सर्वेलेंस सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो जितनी भी पब्लिक हेल्थ लैब्स हैं उनको जो है कनेक्ट कर दिया जाएगा इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल के साथ, ताकि हम देख सकें कोई भी, अगर कोई कहीं दूर से भी दूर कोई डिसीज़ जो है वो अगर डिटेक्ट होती है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन, प्रिवेंशन, कॉम्बैटिंग सब कुछ जो है वो की जा सके टाइमली. उसके लिए इवन जो है फ्रंटलाइन या हेल्थ केयर वर्कर्स को भी ट्रेन किया जाएगा. ठीक है, फिर अपार्ट फ्रॉम दैट आपके जो है जैसे कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर वन हेल्थ, फिर 4 ऐसी नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ वायरोलॉजी, एक रीजनल रिसर्च प्लेटफॉर्म WHO का साउथ एशिया ईस्ट एशिया रीजन के लिए, फिर 9 बायोसेफ्टी लैब्स बनाने की बात की जा रही है, और 5 रीजनल सेंटर्स फॉर डिसीज़ कंट्रोल्स की भी बात की जा रही है. ठीक है, तो इसके अंदर ये बहुत ही बड़ा एक बहुत एम्बिशियस पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोग्राम है. सो अगर ये सक्सेसफुल रहता है तो ये आज तक का सबसे बड़ा प्रोग्राम होगा हमारे हेल्थ केयर सर्विसेज के अंदर का. ठीक है, ऑफ कोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड. अब ज़रूरत क्या है, क्योंकि अभी एक स्टडी की गई थी, एक लोकनीति CSDS सर्वे किया गया था, उसमें देखा गया था कि 70% लोकेशंस पर पब्लिक हेल्थ सर्विसेज हैं तो हैं, लेकिन इसमें भी डिस्पैरिटी है. रूरल एरियाज़ में जो है लोगों का एक्सेस 65% है, और जो अर्बन एरियाज़ में है 87% लोग जो हैं वो इन पब्लिक हेल्थ सर्विसेज को जो है वो एक्सेस कर पा रहे हैं. तो इसलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि इन पब्लिक हेल्थ सर्विसेज को जो है हम एक्सपैंड करें और इनकी जो है कैपेसिटी को भी बढ़ाएं और ज़्यादा हम स्केल इसका बढ़ाएं, ताकि लोगों को ज़्यादा दूर ना जाना पड़े और उनके पास में ही उनको ये पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज मिल सके. ठीक है, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश. आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन. सो PM Modi will visit Uttar Pradesh, Varanasi, that is his own constituency, and he will launch this Ayushman Bharat health infrastructure mission, which is the largest India's largest scheme to scale up health infrastructure. So it is aimed to ensure a robust public health infrastructure in both urban and rural areas. So this will provide support to almost 17,000 plus rural health and wellness centers, which are located in 10 high focus states.
and it will also establish new urban health and wellness centers across the country. Almost 11,000 plus centers will be established. So the focus will be on critical care services as well as primary care services in both urban and rural areas. There is also a component of of establishing public health labs in almost all districts, so that full range of diagnostic services can be provided to the citizens at affordable cost. So that because currently we have seen that in many districts the people have to travel a lot far away because of the absence of such diagnostic labs. So that's why it has been planned that we will be providing them these diagnostic labs at in their own districts. Apart from that, there is a very important component of disease surveillance system. So it will be an IT enabled disease surveillance system, and all public health labs will be connected to it. It will ensure that if any disease like the corona disease was found, if any disease is identified anywhere or detected anywhere, this will be notified to the integrated health information portal, and the measures to investigate, prevent and combat all such public health emergencies will be taken care after that. Okay, so apart from that, they will be also providing training to the frontline healthcare workers to respond to such public health emergencies effectively. uh, to combat such diseases, there is also a component of enhancing the infrastructure related to it, like the National Institution for One Health, four national institutes of virology, a regional research platform for WHO, and 9 biosafety labs, as well as 5 regional centers for disease control. So, what is the need of such? Uh, what is the need of scaling up our public health infrastructure? So there was a survey recently by Lokniti CSDS, and it found that although 70% of people had 70% of locations had public healthcare services, people in rural areas were able to access these with at only 65%, and in urban areas only 87% of such public healthcare services were accessible. Okay, so there is a regional disparity between the access between these rural and urban areas with respect to the access of public healthcare services. That's why it is required that we expand our capacities so that people do not have to travel much beyond their capacity to access public health. Okay, so now let us see the next topic, which is white dwarf. तो अभी एक इंटरनेशनल टीम ने एक बड़ा यूनिक फिनोमिना जो है वो देखा है, जिसके अंदर जो है एक वाइट ड्वार्फ है, वो 30 मिनट बाद जो है अपनी ब्राइटनेस को लूज कर देता है। ठीक है, तो पहले तो देख रहे हैं वाइट ड्वार्फ होता क्या है। वाइट ड्वार्फ जो है वो एक रेमिनेंट ऑफ स्टार है। तो स्टार जब अपनी सारा समझ लो हाइड्रोजन को बर्न कर देता है, जो अपनी न्यूक्लियर फ्यूल को बर्न कर देता है, और वो एंड स्टेज पर आ जाता है ऑलमोस्ट, तो जो उसका सिर्फ कोर होता है, जो हॉट कोर होता है वही रह जाता है, बाकी तो सारा जो उसका अपना फ्यूल उसने ख़त्म कर दिया है। तो जो वो हॉट कोर है उसको हम ऑलमोस्ट वाइट ड्वार्फ कहते हैं। ठीक है, तो ये वाइट ड्वार्फ जो है वो हॉट कोर रह जाता है। अब ये वाइट ड्वार्फ भी जो है, अगर तो आसपास कोई नियर बाय स्टार हो तो उससे जो है वो मैटर लेता रहता है, ताकि जो है उसको बर्न करके वो वाइट ड्वार्फ भी जो है वो चलता रहे। लेकिन अगर उसके आसपास कोई नियर बाय स्टार नहीं होता है, तो वो जो वाइट ड्वार्फ है वो भी कुछ टाइम बाद ये कुछ टाइम मतलब क्या होता है इसमें, नेक्स्ट कुछ बिलियन ईयर्स के अंदर जो है वो वाइट ड्वार्फ भी जो है वो कूल डाउन हो जाता है और ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब देखा गया है कि जितने भी वाइट ड्वार्फ जो है हमने नोटिस किए हैं, वो या तो हाफ द साइज ऑफ द सन होते हैं, या फिर उनकी जो सरफेस ग्रेविटी होती है वो अर्थ से 1 लाख टाइम ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अभी हमने हबल स्पेस टेलीस्कोप और ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट, जो कि आपके नासा की है, उससे हमने बहुत सारे वाइट ड्वार्फ्स को देखा है। तो अब ये क्या रीज़न है कि क्यों ब्राइटनेस चली जाती है, तो ये भी देखते हैं। तो एक बाइनरी सिस्टम होता है, जो अभी हमने ऊपर भी देखा है। ठीक है, तो TW पिक्टोरिस, तो ये एक सिस्टम होता है जिसके अंदर एक स्टार और एक वाइट ड्वार्फ ऑर्बिट कर रहे होते हैं आसपास एक दूसरे के। ठीक है, तो ये वाइट ड्वार्फ जो है वो उससे मैटर लेता रहता है स्टार से। ठीक है, तो इतने पास होते हैं कि वो स्टार जो है अपना मटेरियल ट्रांसफ़र करता रहता है वाइट ड्वार्फ को, और उससे क्या होता है, एक एक्रीशन डिस्क बन जाती है, या फिर डिस्क ऑफ गैस बन जाती है, मतलब कि आसपास पार्टिकल्स घूम रहे हैं उसके। ठीक है, लेकिन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है मैग्नेटिक गेटिंग का। अभी मैग्नेटिक गेटिंग कैसे होता है,
कि आसपास घूमने की वजह से एक बैरियर क्रिएट हो जाता है दोनों के बीच में। अगर वो बैरियर क्रिएट हो जाएगा तो जो अमाउंट ऑफ जो मैटर पास ऑन हो रहा है स्टार से लेके वाइट ड्वार्फ के बीच में, वो नहीं पास हो पाता। उसकी वजह से क्या होता है कि इनफ मटेरियल नहीं मिल पा रहा है वाइट ड्वार्फ को, तो उसको जो है उसकी चमक जो है वो थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। तो बर्न नहीं कर पा रहा है वो ज़्यादा मटेरियल को, तो उसकी वजह से उसकी जो है चमक कम हो जाती है, ठीक है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इससे अगर हमें पूरा स्टडी करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमें पता लगेगा कि एक्रीशन जो है, ये जो ट्रांसफर ऑफ मटेरियल ये हो कैसे रहा है, तो इसके बारे में स्टडी करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश. White dwarf. So an international team has reported a phenomena in which a white dwarf has lost its brightness in just 30 minutes. So what is a white dwarf? Before understanding this phenomena, let us see what is a white dwarf. So generally when these white dwarfs are formed when the stars have burnt up all their hydrogen, which they used as a nuclear fuel. So when they come to near to the end of their nuclear burning stage, this type of a star expels most of its outer material, and it creates a planetary nebula. The only the hot core of the star remains, and this hot core of the star is the white dwarf. Okay, so the everything else has dissipated, only this very hot core has remained, and this hot core is known as this white dwarf. So uh, this hot core, which is the white dwarf, is remaining, and if it gets material from a nearby star, then it may survive. Otherwise, in the next few billion years, this white dwarf or this hot core will also cool down, and it will also uh, be eliminated. Okay, so generally we have seen that these white dwarfs are about half the size of our sun, and they have a surface gravity of almost 1 lakh times that of our earth. So how this white dwarf lost its light in 30 minutes? So what happens, you may understand it from here only, that it's this white dwarf and sun and star, they are part of a binary system called TW Pictoris, in which a star and a white dwarf are orbiting each other. The star is passing on the material to the white dwarf, and through an accretion disk or a disk of gas, the star is passing on the material to the white dwarf, and they are orbiting each other. So what happens when they are orbiting each other? There is a process called magnetic gating. So this magnetic gating happens when a magnetic field is spinning so fast, so that it creates a barrier, and this barrier is disrupting the transfer of material from star to the dwarf. That's why the white dwarf is not getting the material, and it is not being able to enough to burn the material because it is not getting it. So slowly it starts losing its light, and in the next billion years, if this happens for a very long time, then in the next billion years it will also collapse. Okay, so now let us see the next topic, which is वर्ल्ड पोलियो डे. तो अभी 24 अक्टूबर को जो है वर्ल्ड पोलियो डे सेलिब्रेट किया गया था. तो ये 1980 से जो है वो वाइल्ड पोलियो वायरस के केसेस जो है वो 99.9% कम हो चुके हैं वैक्सीनेशन की वजह से. ऑफ कोर्स अभी वर्ल्ड पोलियो डे इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है, रोटरी इंटरनेशनल सेलिब्रेट करती है, क्योंकि उस दिन जो है वो जॉनस सॉल्क, जिन्होंने फर्स्ट टीम को लीड किया था, जिसने वैक्सीन बनाई थी जिस टीम ने, तो उनके बर्थ एनिवर्सरी पर हम वर्ल्ड पोलियो डे को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है. तो पोलियो है क्या? पोलियो एक ऐसी डिजीज़ है जो आपके नर्वस सिस्टम को अटैक करती है, और जो वायरस है वो आपके फीसीज में रहता है, ठीक है. तो ह्यूमन फीसीज में रहता है या इन्फेक्टेड पर्सन की फीसीज में रहता है. तो होता क्या है कि अगर कोई पर्सन जो है वो उस फीसिस इन्फेक्टेड वाटर को जो है वो कंज्यूम कर लेता है या फूड को कंज्यूम कर लेता है, तो वायरस उसकी बॉडी में आ सकता है और वो उसको इन्फेक्ट कर सकता है, ठीक है. तो अब होता क्या है इसके अंदर, क्योंकि ये एक नर्वस सिस्टम की डिसीज़ है, तो इसमें परमानेंट लॉस ऑफ मसल फंक्शन हो सकता है, मतलब पैरालिसिस हो सकता है, और फेटल ये सबसे ज़्यादा तब हो सकता है जब अगर जो है नर्वस सिस्टम के थ्रू जो है उन मसल्स को अटैक कर दिया जिससे कि आप सांस ले रहे हो, या फिर जो है आपके ब्रेन में किसी मसल को अगर इसने इन्फेक्ट कर दिया और पैरालाइज हो गया, तो आप जो है उससे डेथ हो सकती है, ठीक है.
अब ये वायरस जो है आपके इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा मल्टीप्लाई करता है और ये आपके नर्वस सिस्टम को इन्वेड करता है और पैरालिसिस कर सकता है, ठीक है। तो अब रिसेंटली आउटब्रेक्स जो है 2019 में आपके फिलीपींस, मलेशिया, घाना, म्यांमार, इवन चाइना में भी जो है ये आउटब्रेक हुए हैं। लेकिन ये मोस्टली वैक्सीन डिराइव्ड है, मतलब कि कुछ ऐसी पॉपुलेशन है जहाँ पर पोलियो की वैक्सीन नहीं लगी हुई है, लेकिन जो वैक्सीन जो आपकी मतलब जिसने जिसको ये वैक्सीन मिली हुई है उसने उसको एक्सक्रीट किया और वो सिस्टम में आ गई वहाँ पर उस एरिया में। लेकिन वहाँ पर लोगों, क्योंकि वैक्सीन में क्या होता है, इनएक्टिवेटेड या फिर वीकेंड फॉर्म ऑफ वायरस ही तो होता है। तो जिन लोगों को वैक्सीन नहीं मिली होती है तो वो 12 महीने के अंदर वो जो वो आपकी वैक्सीन है जिसमें वायरस है, वो वैक्सीन वायरस जो है वो 12 महीने में जो है अपने आप को म्यूटेट कर लेगा और जो अंडर इम्यूनाइज्ड या फिर अनइम्यूनाइज्ड पॉपुलेशन है उसको इन्फेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो अब यूएस का जो सीडीसी है वो कहता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान दो कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर वाइल्ड पोलियो वायरस अभी भी बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। इंडिया जो है वो पोलियो फ्री हो चुका है 2014 में, क्योंकि लास्ट केस इंडिया में 2011 में आया था। तो 3 साल तक लगातार जब जीरो केसेस आए पोलियो के तो उस कंट्री को पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया जाता है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश, वर्ल्ड पोलियो डे। सो रिसेंटली on 24th of October, the world celebrated this World Polio Day, and it is celebrated because of the birth of Jonas Salk, who was the person who led the first team to develop the vaccine against polio. And what is polio? So polio is basically a virus which infects the nervous system, and it lives in the feces. So it can be transmitted if a person consumes water or food which is contaminated with the or infected with the feces, or which is a person consumes any food or water which is contaminated with the infected feces, and in that case the person will get this virus. And because this virus affects the nervous system, so the nervous system can paralyze any muscle function. So in case the muscle involving your lungs or the muscles which are used for breathing, they are paralyzed, then it will be fatal for the person. Or in case any muscle which is in the brain is paralyzed, then also in that case the person will die. And this virus multiplies in the intestine, from where it can invade the nervous system, and it will also cause paralysis. Okay, so in the last few years, like in 2019, there has been polio outbreaks, and most of them have been vaccine derived outbreaks. So what happens, that there is a significant number of population which is under immunized or not immunized with the vaccine. And if any vaccine virus, which is that every vaccine has some form of virus, either the live weakened virus or the inactivated virus. But if it gets secreted out in the open, then in the next few months, like in 12 months, it can mutate itself and it can become active, and it will infect those people who are not immunized with the vaccine. Okay, so as per the CDC, only Afghanistan and Pakistan are the countries which are the last stronghold of the wild polio virus. India has been declared polio free in January 2014 itself, because India did not get any polio case since the last 3 years. In the last 3 years, because the last case that India witnessed was in 2011. So after 3 years in 2014, India was declared polio free. Okay. सो नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। तो जो आपके हिमाचल प्रदेश है वहाँ पर विमेन जो है उन्होंने ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जो है वो प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है। 2018 में वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने एक स्कीम भी निकाली थी इसके लिए, प्राकृतिक खेती खुशहाल योजना, जिसके अंदर जो है ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को प्रैक्टिस करने के लिए की प्रैक्टिस को प्रमोशन की गई थी। और ये ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग होती क्या है, जिसके अंदर आप कोई भी कर्जा नहीं लेते, पैसा नहीं लगाते उसके ऊपर ज़्यादा, कोई आप इनपुट्स नहीं परचेज करते, कोई पैसा खर्च नहीं करते, को सिर्फ जो है आप जो नेचुरल जो आपको चीज़ें अवेलेबल हैं उसके थ्रू ही आप फार्मिंग करते हो, कोई केमिकल उसके अंदर यूज़ नहीं करते, ठीक है। कोई फर्टिलाइज़र, कोई पेस्टिसाइड यूज़ नहीं किया जाता। इवन पानी भी सिर्फ 10% यूज़ किया जाता है, जितना कि आप नॉर्मल खेती में यूज़ करते हो उसका सिर्फ 10% पानी जो है आप यूज़ करते हो। और जो है ऑर्गेनिक तरीके से आप फार्मिंग को करते हो, और जो आपको उस
क्रॉप को बेचकर प्रॉफिट आता है उसी में से ही आप जो है अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को भी निकाल लेते हो, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। ओके, सो ये बहुत ही एक नॉबल तरीका है फार्मिंग करने का। ना तो इसमें इन्वायरमेंट पे स्ट्रेस आ रहा है और ना ही फार्मर की खर्चे पे कोई स्ट्रेस आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों तरफ से विन विन सिचुएशन होती है। So now let us see this topic in English: zero budget natural farming. So women farmers in the state of Himachal Pradesh are gradually shifting to non-chemical, low-cost natural farming. That is the zero budget natural farming. The state government also launched a scheme for that in 2018, which was called Prakritik Kheti Khushhal Yojana, and it aimed to promote the climate resilient zero budget natural farming. So zero budget natural farming is basically any form of farming in which you're not taking any credit, you're not spending money on your farming, and you're not using any purchasing even any inputs for the farming. You are just using whatever is available in the nature, and you're not using any chemicals. Okay, so neither the fertilizer nor pesticide is used. And in if 100 liters of water is used in conventional farming, then you will only be using 10 liters. That is the 10 that is just 10% of water will be used in zero budget natural farming. So the focus is on organic methods, that is whatever is available in the nature you will be using it, and you will not spend much money on your farming. Okay, so it will ensure that the profit that you will generate from your crops will be enough to just to cover the cost of production of the main crops. Okay, so like if you have cultivated wheat for zero budget natural farming, then you would be then the money that you have earned from, let's say, vegetable or any horticulture, it will be enough to cultivate wheat. You would not have to spend more resources on that. That's why it is a very cheap method of farming, and it is also environment friendly. Okay, so now let us see the next topic, which is National Fund to Control Drug Abuse. तो यूनियन सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री ने जो है वो बोला है कि जो नेशनल फंड टू कंट्रोल ड्रग अब्यूज़ बनाया हुआ है एनडीपीएस एक्ट के अंदर, उसके अंदर अभी तक सिर्फ जो उसके अंदर जो पैसा है उसको हम सिर्फ अभी पुलिसिंग एक्टिविटीज़ के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। तो क्यों ना हम उस पैसे को डी एडिक्शन प्रोग्राम्स के लिए भी यूज़ करें, ठीक है। तो अब उन्होंने एक और भी सजेशन दिया है कि अगर बहुत कम स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ ड्रग्स किसी पर्सन के पास मिलता है तो आप उसको डीक्रिमिनलाइज कर दो, ठीक है। अब ये फंड जो है ये किस लिए बनाया गया था, ये एनडीपीएस एक्ट के अंदर बनाया गया था ताकि जो आपकी ड्रग्स से रिलेटेड पुलिसिंग एक्टिविटीज़ है उनको फंड किया जा सके, ठीक है। और ये कौन मैनेज करता है फंड? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। तो उन्होंने उनको ही बोला कि आप इसमें हमको इजाज़त दो कि हम सिर्फ पुलिसिंग एक्टिविटीज़ के लिए ही यूज़ ना करें इसको, बल्कि डी एडिक्शन प्रोग्राम भी इसी फंड से हम चला सके, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश: नेशनल फंड टू कंट्रोल ड्रग अब्यूज़. So, Union Social Justice and Empowerment Ministry has recommended that the resources available under the National Fund to Control Drug Abuse may also be utilized for carrying out de-addiction programs. So the ministry says that we have a nominal corpus of 23 crore rupees and we are only authorized to use it for policing activities, and why not we can use it for de-addiction purposes also. Okay, and it has also proposed that if some individual is found with small quantities of drugs, then this act should be decriminalized. So this fund, it was created in 1989 under the NDPS Act, and this fund is managed by the Department of Revenue, that is by Ministry of Finance. Okay, so now let us see the next topic, which is China's proposed law on borders. तो चाइना ने जो है एक लॉ बनाया है जो मार्च 2021 में बना चुके थे वो लॉ, और कहा जा रहा है कि जनवरी 1 से जो है वो आने वाले टाइम जो है आपके साल से ये लॉ लागू हो जाएगा। अब ये लॉ क्या है, ये कह रहा है कि स्टेट जो है, चाइनीज़ गवर्नमेंट जो और जो मिलिट्री है, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टेरिटरी को सेफ गार्ड करें, और कोई भी ऐसा एक्ट जो अगर चाइना की टेरिटोरियल क्लेम्स को अगर कोई अंडरमाइन कर रहा है तो उसको कॉम्बैट करें, ठीक है। तो हुआ क्या है कि कुछ टाइम से चाइना जो है इंडिया के लैंड बॉर्डर्स पे भी जो है वो अपने टेरिटोरियल क्लेम्स कर रहा है, ईस्ट और साउथ चाइना सी में भी कर रहा है, ठीक है। तो अब उन सारे एरियाज में जो वो अपना एग्रेशन दिखा रहा है उसको अपना स्टैंप ऑफ अप्रूवल देने के लिए जो है ये लॉ को लेके आया गया है, ठीक है। अब आर्टिकल 22 इस लॉ का कहता है कि पीएलए जो है वो उसको ये राइट है कि वो बॉर्डर ड्यूटीज़ करे अपनी और ड्रिल्स ऑर्गेनाइज करे, और अगर कोई कॉम्बैट की सिचुएशन है
उसको भी जो है प्रिवेंट करे, जो अगर सामने वाली कोई कंट्री जो है वो अपने बॉर्डर जो उसके टेरिटोरियल क्लेम है, चाइना की टेरिटोरियल क्लेम्स को कोई अगर नेगेट करने की कोशिश करता है तो उसको जो है वो प्रिवेंट करे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट एक तरह से जो अपनी ऑफेंसिव है उसको वो एक लॉ के थ्रू जो है वो जो है वो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका इम्पैक्ट सीधे सीधे तरह से इंडिया और भूटान पर भी पड़ेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि इंडिया के बहुत सारा जो बॉर्डर है जो अप्रैल 2020 के बाद उन्होंने स्टेटस को चेंज किया है, तो उन सारी टेरिटोरियल क्लेम्स को जो है वो इस लॉ के थ्रू जो है वो लेजिटिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी कंट्री में। और भूटान में भी जो है उन्होंने बॉर्डर्स पर फ्रंटियर विलेजेस बना दिए हैं, और उन सब की कंस्ट्रक्शन को भी जो है वो चाइना लेजिटिमाइज करने की कोशिश कर रहा है इस लॉ के थ्रू, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश, चाइना's proposed law on borders. So recently, China's legislature has adopted a new border law, which will come into effect in January 2022. So this law was first proposed in March 2021, and it calls on the Chinese state and military to safeguard the territory and combat any acts which will be undermining China's territorial claims. So since the last few years, the Chinese activity or the Chinese military adventure along the land borders of India and Bhutan has increased, and of course its territorial claims in East and South China Sea has also increased. So to give approval or to give legitimacy to its belligerence or to its aggression on the borders, it has brought this law to give the stamp of approval to the activities which are undertaken by its military. Okay, so Article 22 of this law is saying that PLA, that is the People's Liberation Army or the armed forces of China, they have the duty to they will carry their border duties, and they will organize drills, and they will resolutely, means forcefully, prevent any or stop any combat, invasion or encroachment or provocation or other acts. That is what actually it means. It means that if China has made any territorial claim and someone is resisting it, then PLA has a right to take action, and it will have to resolutely defend its territorial claims. Okay, so what will be the impact of this law? So it is having disputes with both India and Bhutan in this region. So China is basically trying to formalize these disputes, and they will be they have captured territory since April 2020 in India, and it has also constructed frontier villages along the border with Bhutan. And China wants to legitimize all these territorial claims through this particular law. Okay, so now these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.